वेलकम क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र है और आज हम बात कर रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की। इससे पहले हमारी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप चाहो नहीं कवर किया है, नहीं पता है, तो उसके बारे में जान सकते हो। ठीक है। हमने देखो बच्चे लास्ट क्लास में कवर किया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरुआत कैसे होती है, सोसाइटी डिवाइड कैसे होती है, मोनार्की क्या कर रही होती है और उस समय सोसाइटी क्या कर रही होती है। ठीक है। हाँ, सोसाइटी का डिवीजन किस तरीके से होता है, हमने ये देखा था कि इन दोनों की सोसाइटी क्या प्रॉब्लम फेस कर रही थी और मोनार्क क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा था। ठीक है। तो और ये चैलेंज फेस बाय फ्रांस। ठीक है। हमने ये देखा था कि दोनों के बीच में फ्रांस और सोसाइटी और मोनार्क के बीच में क्या टसल्स होते हैं, क्यों टसल होते हैं, क्या होते हैं वो तो देखा ही था, क्यों होते हैं। और खासकर हमने ये भी देखा था कि 18th सेंचुरी में ही क्यों ये रेवोल्यूशन जन्म लेता है, पहले क्यों नहीं लेता है। इनमें हमने देखा था ग्राउंड्स कौन प्रोवाइड कराता है, फ्यूल कौन प्रोवाइड कराता है, तो थिंकर्स हमने देखे थे। हमने ये देखा था कि स्पार्किंग मूवमेंट शुरू होता है हमारा फ्रॉम द स्टेट्स जनरल की मीटिंग से। हमने ये देखा था किस तरीके से ये बैठते हैं। तो बेसिकली 3 स्टेट्स थे हमारे। तो फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी लोग आते थे, यानी पावरफुल किंग वाले लोग आते थे। ठीक है। कोर्ट्स के लोग आते थे। ठीक है। सेकंड स्टेट में हमने ये देखा था कि नोबिलिटी के लोग आते थे। थर्ड स्टेट में हमने कॉमन पीपल्स को देखा था। हमने देखा था कि जब ये मीटिंग बुलाई गई और हमें टैक्स बढ़ाना था, तो हमने क्या किया इसमें कि वोटिंग राइट्स को लेकर डिस्प्यूट अराइज होता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेट को 300 पीपल रिप्रेजेंट कर रहे थे, सेकंड स्टेट को 300 पीपल रिप्रेजेंट कर रहे थे और थर्ड स्टेट को 600 पीपल रिप्रेजेंट कर रहे थे। हमने ये देखा बच्चे यहाँ पर कि एक तो इन्हें थर्ड स्टेट्स वालों को बराबर की इज्जत नहीं मिलती है, इन्हें खड़ा रखा जाता है और फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स को कुर्सी दे दी जाती है बैठने के लिए। तो ये एक अपमान था। दूसरी बात, वोटिंग राइट को लेकर डिस्प्यूट था। किंग जो चाहते थे वो ये चाहते थे कि हर स्टेट के पास एक वोट हो, ताकि 3 वोट टोटल पड़े और मेजोरिटी से फैसला हो जाए, है ना। और वहीं पर थर्ड स्टेट ये चाहता था कि नहीं, 1 वोट 1 स्टेट ना होकर 1 वोट 1 पर्सन हो जाए। ठीक है। तो ये सिनेरियो बन जाए। किंग इस बात के लिए तैयार नहीं होते हैं, मजबूरन थर्ड स्टेट को वॉकआउट करना पड़ता है और ये पूरी मीटिंग एक तरीके से बेनतीजा रहती है। ठीक है। खास बात इसमें बच्चे ये है कि इस पूरी स्टेट जनरल की मीटिंग में ना तो पीजेंट शामिल थे, ना आर्टिसियन शामिल थे और ना ही विमेन शामिल थी। तो यहाँ पर आप इस स्टार पॉइंट लगा के लिख सकते हो कि नो पीजेंट, आर्टिसियन और विमेन। इनमें से तीनों का ही रिप्रेजेंटेशन नहीं था, यानी ये 600 लोग रिप्रेजेंटेटिव तौर के पे गए थे। इनमें से ना तो कोई पीजेंट शामिल हो सकता था, ना ही कोई आर्टिसियन और ना ही कोई विमेन शामिल हो सकती थी। विमेन के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, जिस पर हम आगे चल के बात करेंगे। ठीक है। ये जो मीटिंग मैंने बताई, ये कहाँ कब कंडक्ट हो रही थी, ये हो रही थी 5 मई को। ध्यान रखना, तारीख याद रखना, 5 मई 1789। क्योंकि अब हम जो बात करेंगे वो टाइम के रेफरेंस में बात करेंगे। 5 मई को ये मीटिंग होती है और ये वॉकआउट कर जाते हैं। 20 मई, ध्यान रखना, ठीक 15 दिन बाद थर्ड स्टेट्स के लोग इकट्ठा होते हैं, है ना। और एक टेनिस कोर्ट है इसी फ्रांस में। एक टेनिस कोर्ट है, मतलब एक उनका इंडोर कोर्ट है महल के ही अंदर। ठीक है। तो थर्ड स्टेट के लोग 20 मई को इकट्ठा होते हैं ऑन द इन द टेनिस कोर्ट। असेंबल्ड इन टेनिस कोर्ट। ठीक है। और ये खुद को उसी टेनिस कोर्ट में लॉक कर देते हैं और खुद को डिक्लेयर करते हैं एज ए नेशनल असेंबली। सो दे डिक्लेयर देमसेल्व एज अ नेशनल असेंबली। ठीक है। नेशनल असेंबली के तौर पे ये खुद को डिक्लेयर करते हैं और वहां पर बैठकर खुद को गेट बंद कर लेते हैं और बोलते हैं कि अब हम यहाँ से बाहर तभी जाएंगे जब हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे। तो यहाँ पर ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर देते हैं।
ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना ही शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब इस पूरी नेशनल असेंबली को लीड कर रहे होते हैं एक लीडर है जिनका नाम है मीराबू। ध्यान रखना क्या है, मीरा बू। ठीक है, मीराबू। ये असल में आते तो नोबल फैमिली से थे, लेकिन उन्होंने काम थर्ड स्टेट्स के लिए किया था। ठीक है, आते ही सेकंड स्टेट से थे, लेकिन काम इन्होंने थर्ड स्टेट के लिए किया था। यानी सारे प्रिविलेजेस ये एंजॉय करते थे, सारे फ्यूडल्स प्रिविलेजेस ये एंजॉय करते थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इनके मन में ये था कि नहीं यार, मुझे कॉमन मासेस के लिए कुछ करना है, तो इन्होंने अपने सारे प्रिविलेजेस छोड़ दिए, अपने सारे जो पुश्तैनी चीजें मिलती हैं उनको छोड़कर थर्ड स्टेट यानी कॉमन पीपल के साथ आकर बैठ गए और इस पूरे इवेंट को लीड किया। ठीक है, इन्हीं में से एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था अबेसाइज। अबेसाइज, ठीक है, अबेसाइज ये एक प्रीस्ट थे। हालांकि इन्होंने प्रीस्ट पना भी छोड़ दिया पूरा, और एक तरीके से रेवोल्यूशन में इसमें पार्टिसिपेट किया। तो दो लोगों ने इस पूरे इवेंट को, नेशनल असेंबली को लीड किया। ठीक है, अब जब ये लीड कर रहे थे, जब ये चीजें चल रही थी, है ना, तो पूरे फ्रांस में न्यूज़पेपर थे, वो डे टू डे पब्लिश हो रहे थे। जो भी इवेंट्स होती, सब चीज इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी मात्रा में और बहुत फास्ट सर्कुलेट हो रही थी। इसी बीच में रूमर्स भी सर्कुलेट हो जाते थे, है ना। ये सब चीज चल रही थी बच्चे। अच्छा, अबे सैज के बारे में एक मैंने बताया, ये प्रीस्ट थे। इन्होंने एक पैम्पलेट्स जारी किया था। पैम्पलेट मतलब एक पोस्टर जारी किया था, जिसको हम बोलते हैं व्हाट इज द थर्ड स्टेट। फेमस पोस्टर रहा इनका, दैट नेम इज व्हाट इज द थर्ड स्टेट। तो आपसे वन वर्ड में कभी पूछ ले कि व्हाट इज द थर्ड स्टेट नाम का जो पैम्पलेट्स है वो किसने किया था, तो एबिसाइज ने, आप ध्यान रखना, इन्होंने किया था। ठीक है, ठीक। ये सब चीज चल रही होती हैं, देखो बच्चे, ये सब चीजें ठीक 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 चल रही होती हैं। रूमर्स, मैंने जैसे कहा, जैसे इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट फैल रही थी, डे टू डे अपडेट्स हो रहे थे, इसी बीच में रूमर्स भी फैल रहे थे, मिस इन्फॉर्मेशन भी फैल रही थी, है ना। ये सब चीज चल रही थी। जैसे आपने देखा होगा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चला था, है ना। ऑपरेशन सिंदूर में जो इवेंट्स कंडक्ट हो रही थी वो तो ठीक है, हो ही रही थी, लेकिन साथ साथ जो मीडिया था वो उल्टी सीधी खबरें, फेक खबरें भी चला रहा, है ना। तो रूमर्स भी बड़ी मात्रा में ऐसे इवेंट्स में स्प्रेड होते हैं। तो एक जगह रूमर्स ये स्प्रेड हो गया कि यार जो राजा है लुइस 16, वो नेशनल असेंबली से खुश नहीं है ना, और कभी भी ऐसा हो सकता है कि वो नेशनल असेंबली को एग्जीक्यूट करा सकता है। इसके रिस्पॉन्स में जो आम जनता थी, ये एक फोर्ट है वसाइल, है ना, उसके आसपास इकट्ठा हो जाती है ताकि राजा पे प्रेशर बना सके। और जब राजा प्रेशर में आ जाता है, राजा बोलता है कि यार ये पता नहीं यार लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, उसे बेचारे को कुछ पता भी नहीं किया हो क्या रहा है ना। उसे लगा कि यार ये लोग इकट्ठे हो कहीं मुझे ना मार दें, कहीं आ, खेल ना खत्म हो जाए। तो ये आर्मी को बोलता है, और आर्मी को बोलता है कि अब आप सिटी में एंटर करिए और सिचुएशन को कंट्रोल करिए। और जब ये पता चलता है कि हाँ यार, आर्मी को राजा ने अंदर बुला लिया है, तो लोगों के अंदर फिर से एक और डर बैठ जाता है कि ये आर्मी क्यों बुला रहा है यार। इसका मतलब है ये किसी पर गोलियां चलवा सकता है। इसका मतलब ये है कि ये राजा है, ये हमारी नेशनल असेंबली और कॉमन पीपल्स को मरवाने की फिराक में घूम रहा है। लोग नाराज हो जाते हैं। इसका एक फोर्ट था, फोर्ट बसेल, है ना, इसको ये डिमोलिश कर देते हैं, तोड़ देते हैं। क्योंकि वो फोर्ट बसेल, आप ये मान के चलो, जितने भी फोर्ट्स थे वो टावर्स हुआ करते थे, वो एक तरीके से सिंबल होते थे मोनार्की का, पावर्स का। और उस समय मोनार्की एक तरीके से पर्यायवाची बन गया था इनइक्वालिटी का, ऑपरेशन का, जबरदस्ती टैक्सेशन का। लोग परेशान थे मोनार्की से। ठीक है, तो जब बसाइल फोर्ट तोड़ दिया जाता है, और रूमर्स ये फैल गए कि फोर्ट बसाइल में राजा ने कई हजारों लोगों को बंधक बना रखा है। लोगों ने कहा कि लाओ पहले राजा को ही देख लें, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में लिखेंगे। और जब ये फोर्ट बसाइल में पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि मात्र 7 लोग थे जो कि बंधक थे, और जो कोई हीनियस क्राइम में बंधक नहीं थे, बस नॉर्मली बंधक थे।
उन्हें बस जेल में डाला हुआ था 7 लोग। लेकिन अब होता क्या है, जब भीड़ अंदर घुस गई तो उसने पूरा फोर्ट तोड़ दिया। उसके जो ईंटें थी वो मार्केट में बिकी कि देखो ये फोर्ट बसाइल की ईंट है, कौन खरीदेगा। बोलियां लगी बाकायदा, है ना। लोगों ने हेट्रेड से उसे खरीदा, नीलामी। तो दैट फॉल ऑफ बसाइल कंसिडर एज द फॉल ऑफ मोनार्क पावर। ठीक है, तो वो एक तरीके से सिंबल था मोनार्की का। ठीक है, तो ये इवेंट कब कंडक्ट होता है? फॉल ऑफ फोर्ट बसाइल। ये इवेंट कंडक्ट होता है 14 जुलाई को। अब एक चीज समझना, मैं दोबारा से डॉट कनेक्ट करा दूं तुम्हें, है ना। स्टेट जनरल की मीटिंग आती है 5 मई को, जो कि वॉकआउट कर जाते हैं थर्ड स्टेट्स। अपना एक 20 मई को ही बैठते हैं और नेशनल असेंबली क्रिएट करते हैं और ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। मई के बाद जून बीतता है और जुलाई में एक और इवेंट कंडक्ट होता है, दैट इज फोर्ट फॉल ऑफ फोर्ट वसाइल। ठीक है, ये गिर जाता है। ठीक है, लोग, अच्छा ऐसा नहीं था कि सिर्फ फोर्ट वसाइल टूटा था, लोग जिस जिससे परेशान थे। लोग कर्ज से परेशान थे, लैंडलॉर्ड से परेशान थे, तो जो भी फाइनेंस रिकॉर्ड मिले वो सब जला दिए गए, उठा उठा के जला दिए गए, लोगों को मारा गया। मतलब जनता बिल्कुल बेकाबू हो गई, जनता बिल्कुल बेकाबू हो गई। ठीक है, और क्योंकि पूरा जो गुस्सा था, पूरा जो नाराजगी तो फ्यूडलिज्म के खिलाफ थी। मैंने आपसे क्या कहा, नया ऑर्डर आ रहा है, कैपिटलिज्म। पहला पुराना वाला ऑर्डर है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म डिक्लाइन करेगा तभी नया ऑर्डर क्रिएट होगा, एस्टेब्लिश होगा। तो फ्यूडलिज्म को गिराना था। ऑन द 4 अगस्त, ध्यान रखना, 4 अगस्त, वही 1789 में ही ये क्या करते हैं, फ्यूडलिज्म को अबॉलिश कर देते हैं कंप्लीटली। तो 4 अगस्त अबॉलिश फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म को ये अबॉलिश कर देते हैं। ठीक है, और मोनार्क की जो पावर्स हैं इन पर लिमिटेशन लगा देते हैं, लिमिट मोनार्क पावर, ताकि मोनार्क आगे से इस तरीके की इवेंट्स ना हो पाए। ठीक है, ये हम्म, ठीक है, तो बच्चे कुल मिला के ये है कि 4 अगस्त 1789 को ये फ्यूडलिज्म को अबॉलिश कर देते हैं। कौन? नेशनल असेंबली। डिक्री पास करती है असल में, नेशनल असेंबली पास्ट डिक्री। ठीक है, एक डिक्री पास करती है जिसमें फ्यूडलिज्म को अबॉलिश कर देती है, मोनार्की पावर को लिमिट कर देती है, टैक्स सभी स्टेट्स पर, तीनों स्टेट्स पर इम्पोज कर दिया जाता है। तो टैक्स लेवी ऑन ऑल स्टेट्स, ऑल 3 स्टेट्स बेसिकली। ठीक है, जो चर्च के पास लैंड हुआ करती थी उसको कन्फेस्टिकेट कर दिया जाता है। लैंड ऑफ चर्च कन्फेस्टिकेट, कन्फिस्केटेड। ठीक है, तो चर्च की जमीन छीन ली जाती है और टिथ एबॉलिश कर दी जाती है। अबॉलिश टिथ, मैंने टिथ ऑलरेडी बता चुका हूँ। टिथ क्या है? टैक्स है 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो कि चर्च इंपोज करता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोनार्की पावर डिक्लाइन करती है, चर्च की पावर खत्म कर दी जाती है, जो प्रिविलेजेस थे वो खत्म कर दिए जाते हैं। तो ये चीज हमें ये दिखाती हैं कि यहाँ से इक्वलिटी को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी यहाँ से इस्टेब्लिश होती है, ध्यान रखना। यहाँ से क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी।
प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इस्टेब्लिश। ठीक है, और यहां से बच्चे जो, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इस्टेब्लिश होती है। फिलहाल इतना यहीं पर। कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग जो मैंने कहा था कि 1789 में शुरू हुई थी, वो कंप्लीट हो जाती है इन द ईयर 1791। ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटेड। ठीक है, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज स्टैब्लिश। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बच्चे यहां से स्टैब्लिश हो जाती है, तो फ्रांस बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। ठीक है, तो मैंने जैसा कि बताया क्या निकला इसका रिजल्ट। एक तो लिमिटेशन ऑफ किंग्स पावर, यानी लिमिटेशन ऑफ पावर, लिमिटेशन ऑफ पावर एंड डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर, ये दो चीज हमें देखने को मिलती है। लिमिटेशन मतलब किसकी, मोनार्क की, और लिमिट डिवीजन ऑफ पावर यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक, ये तीन कैटेगरी में बच्चे हमारी ये डिवाइड हो जाती है, डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब जो नई सोसाइटी इवॉल्व होती है, नई सोसाइटी सोसाइटी हमारी 1791 में इवॉल्व होती है, वो कैसी होती है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। न्यू सोसाइटी, ठीक, नई सोसाइटी। ठीक, तो बच्चे यहाँ पे एक चीज समझो कि एक तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, नेशनल असेंबली था। नेशनल असेंबली ने दो काम किए, बड़े गौर से सुनना। नेशनल असेंबली ने दो काम किए। एक तो किंग को कंट्रोल किया, दूसरा मिनिस्टरशिप इन इस्टेब्लिश की। ठीक, अब क्या है कि किंग नेशनल असेंबली कंट्रोल करेगी किंग को, और साथ साथ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करेगी। बदले में क्या होगा, किंग के पास एक स्पेशल राइट रहेगा, वो रहेगा वीटो का। किंग के पास एक स्पेशल राइट रहेगा वीटो का, कि किंग चाहे तो नेशनल असेंबली
ठीक है। देखो बच्चे, यहाँ पे एक चीज समझो आप, कि जो नई सोसाइटी डेवलप हुई, नई सोसाइटी में आपको सिटीजन्स दो कैटेगरी में देखने को मिले। एक तो पैसिव सिटीजन, यानी वो सिटीजन्स जो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ना तो वो वोट करेंगे ना ही वो कुछ करेंगे। ठीक है। तो उनमें विमेन्स थी जिनको वोटिंग राइट्स नहीं थे, चिल्ड्रंस थे, और जो लोग यूथ जो 25 से कम के थे। ठीक है। अब ऐसा नहीं था सभी यूथ को वोटिंग राइट्स मिल गए थे, ऐसा भी नहीं था। एटलीस्ट वोटिंग राइट के लिए आपको 25 एज से ऊपर का होना चाहिए। दूसरी कैटेगरी बनाई गई एक्टिव सिटीजन की, यानी वो सिटीजन जो टैक्स दे रहे हों, वो एटलीस्ट कितना टैक्स दे रहे हो, 3 लेबर वेजेस के, यानी इतना टैक्स दे रहे हो कि जितना वेजेस जो लेबर है उसका 3 दिन का एक लेबर का जितना वेज है उतना एटलीस्ट टैक्स दे रहे हो, तो वही शामिल होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे इन्हें मिल जाता है राइट टू वोट। यहाँ पर इनको मिल जाता है राइट टू वोट। यहाँ पर कोई वोट नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे ये वोट नहीं कर सकते, राइट टू वोट यहाँ से शुरू होता है। और ये एक्टिव जो सिटीजन है, ये कंडीशन क्या है, ये विमेन नहीं हो सकते, ये 25 साल से कम के यूथ नहीं हो सकते, और आपको टैक्स एटलीस्ट इतना सर्टेन अमाउंट का पे करना होगा, तभी आप एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी में आओगे। ये सब मिलकर क्या करेंगे, इलेक्टर को चुनेंगे। ये सब मिलकर क्या करेंगे, इलेक्टर को चुनेंगे। ये सब वोट करेंगे इलेक्टर के लिए। ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुन पाएंगे, इलेक्टर को चुनेंगे, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे आप बोल सकते हो इन्वॉल्व हो जाते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है। अब ये इलेक्टर अप्रोक्सीमेटली उस समय 50,000 हुआ करते थे, है ना। 50,000 इलेक्टर्स चुने जाते थे, जिनके द्वारा एक्टिव सिटीजन द्वारा। और ये जो 50,000 इलेक्टर्स हैं, ये जो 50,000 इलेक्टर हैं बच्चे, ध्यान रखना, ये जो 50,000 इलेक्टर हैं, ये चुनेंगे नेशनल असेंबली के मेंबर्स को। ये चुनेंगे, ये भी वोट करेंगे नेशनल असेंबली के मेंबर्स को। अब नेशनल असेंबली ने क्या किया, ये बनाएगी लॉ। ये बेसिकली क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी लेजिस्लेटिव है। ये लेजिस्लेटिव बॉडी है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव बॉडी ये कहलाएगी हमारी किंग और मिनिस्टर्स। एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है, जिनमें मिनिस्टर्स आंसरेबल रहेंगे नेशनल असेंबली के लिए, किंग आंसरेबल रहेगा नेशनल असेंबली के लिए। शासक किंग के पास एक स्पेशल पावर रहेगी, वो रहेगी वीटो की। अब रहा जुडिशरी। अब ध्यान रखना, अब रहा जुडिशरी। जुडिशरी में लोग कैसे चुने जाएंगे, तो जुडिशरी में डायरेक्ट जो एक्टिव सिटीजन है, ये जो एक्टिव सिटीजन है, यही जुडिशरी के लिए वोट करेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर तो फायदा हो गया इनको, है ना, जुडिशरी के लिए डायरेक्ट वोट कर पाएंगे, तो जजेस ये डायरेक्टली चुन पाएंगे। तो ये हो गया नया सेटअप। पहले जो पूरी सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, अब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वही हमारे मैंने बताया था जो वोट कर पाएंगे, और पैसिव सिटीजन सिटीजन जो वोट नहीं कर पाएंगे, ये इनमें डिवाइड हो जाता है। ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो नया जो कॉन्स्टिट्यूशन का बना है, उसने कुछ राइट्स डिक्लेयर किए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 डिक्लेयर राइट ऑफ मैन, यानी कुछ यूनिवर्सल राइट हैं जो हर इंसान को मिलेंगे। मैन का मतलब यहाँ पे विमेन भी शामिल हैं। ठीक है। तो सिर्फ मैन तक सीमित नहीं है, विमेन के लिए भी है। पहले राइट, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ। सेकंड राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच। थर्ड राइट, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। फोर्थ राइट, इक्वेलिटी बिफोर लॉ।
इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हमें देखने को मिलता है। अब बच्चे आप एक चीज नोटिस करेंगे यहाँ पर, ये सारे हमारे नेचुरल राइट्स हैं। ये क्या है? हमारे नेचुरल राइट्स। इसका ये मतलब हो गया कि इन्हें छीना नहीं जा सकता है, यानी इनएलिनेबल हो गए। कैसे हो गए? इनएलिनेबल। इनएलिनेबल राइट हो गए, और इन्हें कोई देगा नहीं। दे आर प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ। ठीक है, अवेलेबल, अवेलेबल बाय बर्थ। अब जरा ये जो चार मैंने आपको पॉइंट लिखा है, क्या ये हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं? क्या हम इन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देख पाते हैं? अगर देख पाते हैं तो बहुत बढ़िया, आप वहां तक पहुंच रहे हैं जहां तक मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूं, है ना? यानी आप सही रास्ते पर हैं। वेल डन। ठीक। तो ये है नया फ्रांस। लेकिन नया फ्रांस से लोग इतने ज्यादा, इतनी आसानी से सेटिस्फाई नहीं होने वाले। कुछ कमियां इनकी भी रह गई हैं कि वुमेन्स को इन्होंने राइट्स नहीं दिए हैं, तो वुमेन्स अपना स्ट्रगल जारी रखेंगे। ठीक है। और जनता को नई नई पावर्स मिली है, तो कहीं ना कहीं मिसयूज तो होगा ही, वो भी देखेंगे, लेकिन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।